नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में हमारे साथ हैं राजस्थान प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी। सतीश जी, आपका जंटी में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। यह एक ऐसा दौर है और चुनौतियां काफ़ी हैं, चुनाव भी है, कोरोना भी है, इसके बीच सामने कार्यकर्ता की भी चिंता, खुद की भी चिंता, कैसे सामंजस्य बैठा रहे हैं इसमें? वैसे तो जीवन चुनौतियों का ही है और उसमें खास तौर पर जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से जो लोग काम करते हैं उनके सामने कोरोना जैसी महामारी की और चुनाव जैसी चुनौतियां निश्चित रूप से रहेंगी। लेकिन जीवन का अनुभव और जिस परिवार के रूप में पार्टी में काम करते हैं वो अपने आप में इतनी ताकत और ऊर्जा देता है कि हर चुनौती से रूबरू होने में आनंद भी आता है और उस चुनौती से हम लोग सफल भी होते हैं। क्या लग रहा है, तीनों जगह बाई इलेक्शन बड़ा महत्वपूर्ण है? देखिए, चुनाव कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, उसका अपना महत्व होता है और क्योंकि लगभग ये इस मौजूदा सरकार का मध्यांतर जैसा है, तो विपक्ष के नाते हमें भी साबित करना है कि ये सरकार 2.25 साल में जिस तरीके से कमजोर रही है, विफल रही है। और दूसरा, जो परिस्थितियां बनी हैं उसकी अनुकूलता को हम जीत में बदलें। तो निश्चित रूप से चुनौती होगी, पर मुझे पूरा भरोसा है कि जो जनता का मिजाज पिछले 2.25 साल में दिखा, हमारा कार्यकर्ता जो बूथ पर परिश्रम करता है, मुझे लगता है कि वो किसी भी चुनौती को परिणाम में बदल सकता है। इसलिए मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि तीनों ही सीटें भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीतेगी। तीनों पे भरोसा है या कोई एक ऐसी सीट कह सकते हैं कि जिसको लगता है कि हाँ बिल्कुल इसमें तो हमें कोई संदेह ही नहीं है? नहीं, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि तीनों सीटों का मिजाज अलग अलग है और उसका हमने पूरा माइक्रो एनालिसिस कर लिया। ये बात ठीक है कि जब सरकार होती है किसी भी दल की, सरकार को एक एज होती है, मशीनरी उनके साथ होती है, पूंजी उनके पास ज्यादा होती है। ऐसा लग रहा है इस समय, मेरी जो बात का आधार है, कि कांग्रेस पार्टी का संगठन कहीं दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो पहले से डिवाइडेड है और ग्रास रूट पे खत्म हो चुका। सरकारी मशीनरी जरूर है कि उन्होंने ऊपर से निर्देश दिया है कि उसका पूरा जितना दुरुपयोग कर सकते हैं करेंगे। मुख्यमंत्री जी के भाषण से आपको समझ में आता है कि कांग्रेस को वोट दोगे तो अधिकारी कर्मचारी भाग भाग के काम करेंगे। ये किसी मुखिया की लैंग्वेज नहीं हो सकती। इसका मतलब वो इस बात से आशंकित हैं कि जनता का मूड बदल चुका है और इसलिए तीनों ही सीटों पर मुझे किंतु परंतु नहीं लग रही। राजसमंद की सीट का अपना महत्व है, साड़ा की सीट का अपना है और सुजानगढ़ का अपना है और तीनों के अलग अलग लॉजिक हैं। सुजानगढ़ की सीट हम लोग अल्टरनेट जीतते रहे, 93 में जीते, 98 में हारे, 3 में जीते, 8 में हारे, 13 में जीते, 18 में हारे। उस सीक्वेंस से अब हमारी जीतने की बारी, क्योंकि वहां की जनता हर बार मूड बदलती है। राजसमंद में क्योंकि किरण माहेश्वरी जी का अपना एक वजूद था, जमीन की नेता थी, बहुत सभी वर्गों को साथ लेके चलती थी, डेवलपमेंट का काम खूब हुआ और पार्टी की वो परंपरागत सीट है। यही साड़ा की सीट है कि साड़ा की सीट में भी वो तमाम कारक हैं जो प्रदेश की राजनीति में मुद्दे हैं, चाहे कानून व्यवस्था है, बेरोजगारी है, किसान कर्जा माफी है, क्योंकि वो सारा क्षेत्र किसान बेल्ट है और किसानों का मूड इस सरकार के प्रति तो निश्चित रूप से बदला हुआ है। तो तीनों की सीटों की अपनी अपनी गणित है और उस गणित में हम अव्वल नजर आते हैं। आरएलपी आपका घटक दल रहा है और पार्लियामेंट में भी आप लोगों का गठबंधन था, इससे कोई नुकसान होगा? देखिए, मैंने जैसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब इतनी बड़ी पार्टी होगी, कैडर की पार्टी थी, आज मासेस की पार्टी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अब किसी से कोई नुकसान नहीं है। जो लोग हैं वो अपने वजूद पर लड़ेंगे, फैसला जनता करेगी, लेकिन पार्टी का अपना निश्चित कार्यकर्ताओं की भी फौज है, पार्टी का अपना एक वैचारिक वोट भी पार्टी के साथ है, इसलिए कोई दूसरा व्यक्ति पार्टी के समीकरण को प्रभावित नहीं करेगा। कांग्रेस को जरूर कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी पर असर नहीं होगा। जी, 2 ऑडियो टेप इस तरह की आई सामने, एक मिस्टर पीतलिया, लादूराम पीतलिया, और दूसरी जोगेश्वर गर्ग साहब की। इससे पार्टी में कुछ किसी तरह की हलचल? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस का एक निश्चित मानस था कि बीजेपी का कोई बागी चुनाव लड़ेगा तो कांग्रेस को आसानी होगी और इसके लिए उन्होंने पूरे यत्न किए। उन्होंने विड्रॉ किया, स्वेच्छा से किया, उसको इस तरीके से प्रचारित किया गया कि उन पर किसी तरीके का दबाव था, जबकि इस तरीके की चीजें छुपती नहीं है और सहज भाव से कोई कार्यकर्ता जब लड़ता है तो पंच का चुनाव भी लड़ता है तो लोग उसको समझाइश करते हैं। ये तो एमएलए का चुनाव है, इसलिए परिवार के भीतर भी इस तरीके की बातें होती है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अब उन्होंने विड्रॉ कर लिया तो वो
पूरा उस तरीके से उसका पटाक्षेप हो गया। वो पार्टी के साथ थे, पार्टी के साथ हैं, पार्टी के साथ रहेंगे। और इसलिए मुझे लगता है कि ये सारा जो जितना जो चीजें हैं, इसको सोशल मीडिया को माध्यम बना के कांग्रेस पार्टी के लोग इसका प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जो सामान्य बातचीत थी उसको भी उस रूप में प्रचारित कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनके इस्तीफे, उनकी विड्रॉल के बाद में सारी चीजें स्पष्ट होगी। राजसमंद में अभी भी आपके बागी मैदान में हैं, जो आपकी पार्टी के उप प्रधान भी रहे हैं पहले। देखिए, वहाँ जो एक बड़ा इस तरीके का जो नाम था गिरिराज कुमावत का था, गिरिराज ने विड्रॉ किया है और उसके विड्रॉ करने के बाद में हमारे लिए वहाँ स्थिति बिल्कुल आसान और स्पष्ट हो गई है। तो राजसमंद की सीट तो हम बड़े अंतर से जीतेंगे। जो छोटे मोटे हैं तो पार्टी के लोग अपने हिसाब से उनको बातचीत कर रहे हैं, तो विड्रॉ नहीं किया होगा तो रिटायर हो जाएंगे। जी, अभी क्या रहेगा इलेक्शन को लेकर के? जैसे पहले आप लोगों ने पन्ना प्रमुख, बूथ मैनेजमेंट, इस टाइप से यही रहेगी रणनीति या फिर कोई इसमें परिवर्तन करेंगे? देखिए, मेरे इस विश्वास का बड़ा कारण ये है कि जो ही ये आशंका थी कि चुनाव कभी भी हो सकते हैं, क्योंकि विद इन 6 मंथ्स इन चीज़ों का सारा घोषणा होकर चुनाव होने होते हैं, हम लोगों ने ज़मीनी तौर पर बूथ के मैनेजमेंट का काम 3 महीने पहले शुरू कर दिया था और वहाँ तीनों ही जगह टीमों ने अच्छा काम किया वहाँ। और इसलिए पार्टी के एक परिश्रमी कार्यकर्ताओं की फौज वहाँ तैयार हो गई जो बूथ पर नीचे पन्ने तक काम करेगी। अब हमें खाली उनको मोटिवेट करके और उस कैंपेन में इंगेज रखना है, वो काम हम बखूबी कर रहे हैं। चारों जगह, अभी चुनाव तो 3 जगह हैं, तीनों ही जगह मैं खुद 2-2 बार जाके आया हूँ। 2-2 बार बड़ी जनसभाएं हुई हैं, मैनेजमेंट की सारी मीटिंग्स हो गई हैं, नामांकन के दौरान अच्छी तादाद में लोग थे और हमारे जो प्रमुख नेता थे वो लगभग एक विजिट सबकी हुई है। उम्मीदवारों के चयन के दौरान भी हमारी पार्टी के प्रमुख लोग, जिसमें केंद्रीय मंत्री तीनों शामिल हैं, नेता प्रतिपक्ष उपनेता शामिल हैं, पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी शामिल हैं, ये सब लोग गए वहाँ। तो वो जो चुनावी तौर पर एक हलचल राजनीतिक तौर पर करनी होती है वो सब की है। तो मुझे लगता है कि अब खाली जो डोर टू डोर कैंपेन का, संपर्क का जो काम है वो है, उस काम को हम लोग कर रहे हैं। दोनों ओर से गुटबाजी की बात की जा रही है। कांग्रेस भी लगातार कह रही है कि वसुंधरा जी नदारद हैं। देखिए, कांग्रेस की और बीजेपी की गुटबाजी को इक्वलाइज करना, उसको बराबरी के तौर पर तोलना तो मैं उचित मानता नहीं हूं, क्योंकि कांग्रेस की गुटबाजी तो पूरे देश ने देखी है। किस तरीके से बाड़ाबंदी हुई, किस तरीके से पीसीसी चीफ को बर्खास्त करना पड़ा, किस तरीके से डिप्टी चीफ मिनिस्टर को हटाना पड़ा, किस तरीके से उनके मंत्रियों को ड्रॉप करना पड़ा। और जो मिजाज है वो साफ तौर पर दिखता है, सदन में भी दिखता है, सदन के बाहर भी दिखता है। हमारे यहाँ ले दे के सारी चर्चा वसुंधरा जी के इर्द गिर्द होती है। वसुंधरा जी पार्टी की सम्मानित नेता हैं, पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनका अपना एक व्यक्तित्व है, उनका पार्टी सम्मान करती है, लेकिन उनकी अनुपस्थिति सियासी नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ। उनकी अपनी व्यक्तिगत कुछ व्यस्तताएं हैं और व्यक्तिगत कुछ उनकी मजबूरियां हैं, जिसके चलते वो जितना समय उतना नहीं दे पा रही हैं। और इसलिए मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस के और पार्टी के बीच में, भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो विग्रह को प्रचारित किया जाता है वो इस रूप में उचित है। हम लोग एकमुखी हैं। जो उम्मीदवारों की रायशुमारी की तय की है, सब कोर कमेटी के सब लोगों से बातचीत होने के बाद तय हुए, सर्वे के बाद तय हुए, दिल्ली से चर्चा के बाद तय हुए, उम्मीदवार तय हुए और कैंपेन में लगभग सभी प्रमुख लोग थे। तो मुझे लगता नहीं है कि हमारे यहाँ किसी तरीके की विग्रह की जो चर्चा है मैं उसको सिरे से खारिज करता हूँ। तो सभाएं वगैरह, वसुंधरा जी को दौरे वगैरह, क्योंकि ये है एक चर्चा कार्यकर्ता के बीच मैसेज है कि अभी भी वसुंधरा जी दूर हैं, वो जुड़ नहीं रही, उसका नुकसान हो सकता है। देखिए, हमने उनको आग्रह किया है और जैसे मैंने कहा कि उनके व्यक्तिगत कारण है, जो उन्होंने कारण बताए हैं पार्टी को, और आवश्यकता रहेगी और समय की उनकी उपलब्धता रहेगी तो वो निश्चित रूप से आएंगी। अन्यथा मैंने जैसे कहा कि हम लोग अपना पार्टी के पार्ट पे काम कर चुके हैं और उनका जहां जरूरत होती है उनको बातचीत करते हैं। प्रदेश के नेता ही कमान संभालेंगे या कुछ लोगों को दिल्ली से भी आप बाई इलेक्शन में बुलाएंगे? नहीं, ये तो पहले से स्पष्ट था, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है, जिसमें बंगाल का मुख्य चुनाव था, तो पार्टी लगभग पूरी तरीके से वहाँ इंगेज है। आपने देखा होगा कि स्टार कैंपेनर्स की सूची के अंदर और पार्टी के सब केंद्रीय नेता भी उसमें शुमार होते हैं। इस बार नहीं है और नहीं होने का कारण भी यही है कि ये सब लोग 5 प्रमुख राज्यों में वहाँ इंगेज हैं, इसलिए उनके टाइम नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि ये चुनाव पार्टी अपने बूथे पर लड़े, वहाँ अपने मैनेजमेंट से लड़े। जी, तो चलिए सतीश जी के साथ हमारी चर्चा जारी रहेगी। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं। बने रहिए आप जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात। एक मुलाकात में हमारे साथ हैं राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया।
सतीश जी, रह करके एक चर्चा आती है जिसको लेकर के कई बार मुख्यमंत्री खुद भी सार्वजनिक मन से कह चुके हैं कि बीजेपी अभी भी साजिश रच रही है सरकार को गिराने के लिए। देखिए, वो उनको एक सहानुभूति बटोरने का और अपने फेस सेविंग का, डिफेंस का एक बड़ा मुद्दा है कि बीजेपी के माथे मत दो। इस आरोप के यदि पृष्ठभूमि में जाएंगे तो उन्हीं की पार्टी, उन्हीं के लोग इसके कारक हैं। ये हमने नहीं कहा कांग्रेस टूटे, देश में टूट रही है तो बीजेपी उसका कारण नहीं है। वो उसका कारण वो खुद हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं, पार्टी के उनके अंदरूनी मुद्दे हैं, उनका कमजोर आलाकमान है। उनको एक कंफर्ट है कि अपनी कमजोरी को ढकने के लिए बीजेपी पर आरोप लगा दो, और ये हमेशा सदन में भी, सदन के बाहर भी ऐसा करते हैं। बिल्कुल दम नहीं है। वो इस बात से आशंकित हैं क्योंकि उनकी सरकार की बुनियाद, आप यदि पिछले सरकार का भी इनका कार्यकाल देखेंगे तो भी मेजोरिटी नहीं थी, 90-95 सीटें थी। इस बार भी 99 थी। बीएसपी को मर्ज किया, जिसका मामला अभी भी चल रहा है, स्पीकर के यहाँ पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। 12 इंडिपेंडेंट्स का समर्थन लिया। तो कांग्रेस कंफर्टेबल होती तो शायद ये उपक्रम नहीं करते। तो जुगाड़ की सरकार है, जुगाड़ की सरकार अक्सर कमजोर होती है। ये सरकार नैतिक रूप से भी कमजोर है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से बजट भाषण हुआ, घोषणाएं की, एग्जीक्यूशन नहीं था। पिछले बजट को, पिछले अभिभाषण को कंपेयर करेंगे तो लगभग 40% ऐसी घोषणाएं थी जो धरातल पर नहीं उतरी हैं। तो कुल मिलाकर आर्थिक मोर्चे पर भी कमजोर है। कानून व्यवस्था आप देखेंगे तो पूरे तरीके से कमजोर है। जो वादे किए किसानों से, बेरोजगारों से, उससे कमजोर है। तो मुझे लगता है कि अपनी कमजोरी को ढकने के लिए उनके पास एक ही मंत्र है कि बीजेपी पर तोहमत लगाओ। मेरा तो ये मानना है कि जब सरकार कमजोर होती है तो अपने बोझ से अपने आप गिरती है। ये गिरेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन गिरेंगे अपने कारण से। उसमें बीजेपी की भूमिका नहीं होगी, उनके अपने कारण होंगे जिसके कारण वो गिरेंगे। कटारिया जी जैसे कह चुके हैं कि कुछ ही महीने की सरकार मेहमान है और जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसके 24 घंटे में उथल पुथल नजर आएगी। देखिए, उनकी चर्चा का और उनके वक्तव्य का आधार जो मैंने कहा वही है कि सरकार नैतिक रूप से कमजोर होगी, पार्टी के भीतर विग्रह। इसी तरीके से हम चर्चा कर चुके हैं कि अभी फिर एक पूर्व मंत्री ने फिर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा भ्रष्टाचार को लेके। ऐसे एक पूर्व मंत्री ने सदन में सरकार के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, सीबीआई की डिमांड की। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर जिस तरीके से जो सारी स्थितियां बनी हैं, सरकार कमजोर होना ये उनके वक्तव्य का आधार हो सकता है। और इसलिए जब सरकार ऐसी होती है तो कुछ भी परिस्थिति बन सकती है। हम कई बार जब मिड टर्म पोल की बात करते हैं तो उसमें सत्यता नजर आती है। कमजोर होंगे तो हो सकता है इनको भागना पड़े, भागेंगे तो उसका उपाय यही है कि मिड टर्म पोल होंगे या सरकार को जाना पड़ेगा। जी, किसानों की बात आपने कही कि किसान कर्ज माफी का मुद्दा रहेगा। कांग्रेस भी किसान को मुद्दा बना रहा है कि 3 जो कानून है वो काले कानून है और किसान को तबाह करने वाले कानून है। तो किसान का रुख कुछ महसूस हो रहा है कि वो आपके साथ जाएंगे कि राज्य सरकार पे यकीन करेंगे? देखिए, तीनों कृषि कानूनों के बारे में प्रधानमंत्री जी, कृषि मंत्री जी स्पष्ट कर चुके हैं। ये कानून वैकल्पिक है। नंबर 1, जिस प्रदेश को लागू करना करें, जिस किसान को लागू करना करें, जिसको नहीं करना नहीं करें। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी, ये विचित्र सी बात है, ये कंट्रास्ट है, यू टर्न है कि 2019 के उनके घोषणा पत्र में ये सब चीजें शामिल हैं। उनके ही लोगों ने, चाहे मनमोहन सिंह जी हों, चाहे कपिल सिब्बल जी हों, उन्होंने अनेक बार, अनेक मंचों पर ये बात कही है। मंडी के लिए भी कही है, कमोडिटीज के लिए भी कही है और बाकी चीजों के लिए भी कही है। तो मुझे लगता है कि उनके यू टर्न का कारण ये कि इस मुद्दे पर देश में जो थोड़ी बहुत भी हलचल हुई है उसको एक अवसर मान के वो अपना उल्लू सीधा करना चाह रहे हैं। एक अवसर ढूंढ रहे हैं कि मोदी जी की सरकार को डिफेम करके शायद हम सत्ता में आ जाएं, पर वो उनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसे हैं। मैं तो सीधे सीधे एक ही सवाल करता हूं कि 70 साल की राजनीति में 50 बरस उनको अवसर मिला तो क्रेडिट कार्ड किसने जारी किया? वाजपेयी जी ने। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसने लागू की? मोदी जी ने। इस देश में पीएम किसान सम्मान निधि किसने लागू की? 11 करोड़ किसानों को 1,10,000 करोड़ रुपया सीधा सीधा किसानों के खाते में किसने जमा किया? मोदी जी ने। किसानों के रिफॉर्म के लिए नीम कोटेड यूरिया से लेके सोयल हेल्थ कार्ड तक मोदी जी ने दिए। तो कांग्रेस का तो झोली खाली पड़ी है किसानों के हक के लिए। उनको होता तो वो कभी कर चुके होते। इसलिए मुझे लगता है कि किसान आंदोलन के पीछे एक किस्म से इस तरीके का एक षड्यंत्र है कि मोदी जी की सरकार को डिफेम करें। इसमें किसान कहीं नहीं है, केवल चंद इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन है जो सरकार को डिफेम करना चाहते हैं, भारत को कमजोर करना चाह रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है
कि इस आंदोलन की आड़ में कांग्रेस पार्टी के सपने कभी पूरे नहीं होंगे। आपको लगता है कि इलेक्शन का पैटर्न बदल रहा है, मुद्दे आजकल आधार नहीं रहे चुनाव का? देखिए, मुद्दे भी होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ एक बड़ी विरोधाभासी धारणा रही है कि विकास मुद्दा है या नहीं है। पर विकास कहीं न कहीं अपील करता है। जो बुनियादी विकास हुआ मोदी जी का 14 से लेके 18-19 तक, उसमें लोगों ने देखा टॉयलेट्स बने, बैंक के खाते खुले, उज्ज्वला आई, आवास बने। ये तमाम चीजें थी जो ग्रास रूट के लोगों को पसंद आई और मोदी जी को मैंडेट मिला। 14 का मैंडेट भ्रष्टाचार के, अराजकता के खिलाफ था, 19 का मैंडेट विकास का था। लेकिन ये बात ठीक है कि अब जनरेशन बदल गई, इस जनरेशन में इंटरनेट आ गया, सोशल मीडिया आ गया, उसकी अपनी एक भूमिका है। तो कुछ हद तक कुछ मुद्दे बदले, लेकिन बुनियादी विकास और वैचारिक मुद्दों का समाधान, जैसे राम जन्मभूमि का हुआ, आर्टिकल 370 रिमूव हुआ, ये मुद्दे आज भी मुद्दे हैं जिसको लोग पसंद करते हैं। लेकिन दूसरे कुछ मुद्दे तात्कालिक रूप से आते हैं जो थोड़ा बहुत असर करते हैं। पर यह बात ठीक है कि नई पीढ़ी है, वो सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव है, उससे इन्फ्लुएंस होती है। पर इतना फर्क तो वो भी महसूस करते हैं कि देश के हित में क्या है, देश के विपरीत में क्या है। तो मुझे लगता है कि परिवर्तन आया है, पीढ़ी का आया है। नई पीढ़ी के कुछ नए ऊर्जावान लोग आए हैं, एनर्जेटिक लोग आए हैं, राजनीति में शिरकत करना चाह रहे हैं। वो ओवर एम्बिशियस हैं, ये थोड़ा सा दुर्गुण दिखता है, लेकिन अच्छे कैलिबर के लोग हैं, टैलेंट के लोग हैं जो राजनीति में आ रहे हैं। तो अच्छे लोग आएंगे, राजनीति बदलेगी, सुधरेगी तो अच्छा ही होगा। जैसे 3 बाई इलेक्शन है, इनमें क्योंकि ये माना जाता है कि बाई इलेक्शन में वर्कर्स की फौज, लोकल रिलेशंस, बहुत सारी चीजें काम आती हैं। तो पहले जैसे बाई इलेक्शन बहुत देखे हैं आपने छात्र राजनीति से ही, इन इलेक्शन बाई इलेक्शन में कुछ अंतर है पहले और अब में? देखिए, चुनाव में फर्क तो जैसे मैंने कहा कि एक तो प्रचार के परंपरागत तरीका बदल गया। जो एक बड़ी जनसभाएं होती थी और बड़े नेताओं का जिस तरीके से क्रेज होता था, अब ये चीज सोशल मीडिया के आने के बाद थोड़ा सा कम हुआ है। लोगों की अपेक्षा बढ़ गई, इसलिए दर दरवाजे तक जाना एक जरूरी सा हो गया। वरना कुछ लिमिटेड सेक्टर्स में मीटिंग्स होती थी, वो सारी चीजें अब बूथ तक जाना पड़ रहा है। इसी तरीके से पब्लिक की डिमांड बढ़ गई, एक्सपेक्टेशन बढ़ गई, मुद्दों की पहुंच भी ज्यादा होगी। मैं पुराने नेताओं को देखता हूं तो अब राजनीति का काम मेरे लिए 24 घंटे का है। मुझे इतना विजिलेंट होना पड़ता है कि इतने बड़े संगठन को चलाने के लिए मैं सुकून की नींद इसलिए नहीं ले पाता कि मुझे कहीं न किसी कार्यकर्ता के लिए या पार्टी के लिए सजग होना होता है। तो इलेक्शन का ये जो प्रचार का तरीका, इलेक्शन में लोगों तक पहुंचने का तरीका, लोगों की डिमांड, अपेक्षाएं, ये पहले से ज्यादा हुई हैं। और ये स्वाभाविक रूप से पीढ़ी का बदलाव है, युग का बदलाव है, इसलिए ये होगा। बीजेपी एक बात कहती है कि परिवारवाद पे चुनाव लड़ा जा रहा है। ये तो परिवारवाद सुजानगढ़ और साड़ा में है, फिर राजसमंद में कैसे बचेगा? देखिए, वंशवाद और परिवारवाद में थोड़ा फर्क है। हम जिस वंशवाद का विरोध करते हैं वो वंशवाद मुलायम सिंह यादव का है, वो वंशवाद लालू यादव का है, वो वंशवाद सोनिया गांधी जी का है कि एक ही परिवार 50 साल तक एक पार्टी पर काबिज है। चुनाव के भीतर ये कोई एक्सेप्शन नहीं है जिसको हम लोग स्वीकार करते हैं, क्योंकि चुनाव में और उस परिवार का, उस व्यक्ति का प्रोफाइल भी देखा जाता है जिसका पार्टी के लिए कंट्रीब्यूशन है। और इसलिए ये सामान्य सी बात है, दूसरी पार्टियां भी देती है, हम भी देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली कार्यकर्ताओं की ताकत किसके साथ है, जनता का मिजाज किसके साथ है। तो हर समय सहानुभूति कारक नहीं होती है, कई जगह सहानुभूति का असर होता है। इसलिए इस चीज का व्यक्ति पे भी डिपेंड करता है कि उसकी परिवार की पृष्ठभूमि क्या रही है, व्यक्ति की खुद की सक्रियता कितनी रही है, कार्यकर्ताओं का उसके प्रति समर्थन कितना है, जन समर्थन कितना है, ये सारी चीजें काउंट करती हैं। इसलिए सहानुभूति केवल एक फैक्टर है, उसके पीछे बाकी और दूसरे फैक्टर है। तो लगता नहीं है कि परिवारवाद को अभी मुद्दा ही नहीं बनाना चाहिए राजनीति में, क्योंकि सभी जगह यही है, क्योंकि अवसर ऐसा देखा जाता है कि जिताऊ होना चाहिए कैंडिडेट, वो चाहे कैसा भी हो। देखिए, अल्टीमेट तो ये है ही, स्थापित सी बात है कि कोई भी पार्टी चुनाव लड़ती है तो उसमें गुणा भाग करती है, लेकिन अंततः जीतने वाले पे ही दांव लगाती है, तो इसमें बुराई कुछ नहीं है। तो आप इसे खारिज करते हैं कि अभी परिवारवाद को ऐसा इश्यू नहीं है? आपने एक वंशवाद की बात कही। मुझे नहीं लगता कि हाँ, वंशवाद और परिवारवाद में फर्क है। एक तो परिवार की ही पार्टी है और एक पार्टी, जैसे हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि भाई कांग्रेस में अभी तक फैसला नहीं हुआ कि अध्यक्ष कौन होगा।
हमारे यहाँ आज नड्डा जी हैं, नड्डा जी की जगह कल कोई और होगा, लेकिन नड्डा जी का बेटा नहीं होगा। तो साफ तौर पर ये फर्क समझ में आ जाता है। जी, कुछ वर्कर्स को यहाँ से भेजा जा रहा है, विधायकों को भी जिम्मेदारी दी गई है। आपने जैसे कहा कि 3 महीने से हम लोग, तो कार्यकर्ता एक जगह से दूसरी जगह, या फिर वहीं के लोकल जो वर्कर्स हैं उन्हीं को ही? देखिए, पहले तो जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, दूसरा उस जिले के कार्यकर्ता हैं, फिर तीसरा उस संभाग के कार्यकर्ता हैं। तो कोशिश ये कि डिवीजन के ही कार्यकर्ता आपस में काम बांट के वहां काम करें। तीनों जगह पे यही रखा है। कुछ इसके लिए अलग से कुछ प्लान कर रहे हैं, वहाँ की घोषणाएं हो या जीतेंगे तो हम ये कुछ कर सकते हैं केंद्र की योजनाओं को लेके? देखिए, केंद्र के जो बेनिफिशियरीज हैं वो हमारी बड़ी ताकत हैं, और ये काम सब जगह ही हुए जो मैंने गिनाए। उज्ज्वला भी मिली है, आवास मिले हैं, बीमा का लाभ भी मिला है, जनधन के खाते खुले हैं। तो ये तमाम इस तरीके के बेनिफिशियरीज को पार्टी के लोग कांटेक्ट कर रहे हैं। प्रदेश के मुद्दे जो प्रदेश में स्थापित हैं वो तो हैं ही, लेकिन इसी तरीके से ये जो स्थानीय जो मुद्दे हैं वो वहाँ के लोग अपने भाषणों में, अपने बातों में वो जाहिर करते ही हैं कि लोकल लेवल पर किस तरीके का काम वो करेंगे। तो स्वाभाविक तौर पर उस पर भी हम जाएंगे। सबसे टफ कौन सी सीट को मान के चलते हैं कि हाँ उसमें हमें थोड़ा सा ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा? नहीं, मेरे लिहाज से तो कोई टफ नहीं, मैं तो कायम हूं, और 2 मई को हम बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी तीनों ही सीटें जीतेगी। तो चलिए, अपने अपने दावे हैं। सतीश जी ने साफ कहा है कि तीनों सीट 2 मई को भाजपा की झोली में होंगी, यानी कि 2 सीट प्लस में बीजेपी करेगी अगर जीत पाती है तो। अभी जो 3 सीट पे चुनाव हो रहा है, एक भाजपा के खाते में है, 2 कांग्रेस के खाते में है। और ध्यान होगा कि पिछली 1 साल पहले ही, करीब 9-10 महीने लगा सकते हैं, कि जो राजनीतिक उठापटक हुई उसमें एक सीट का महत्व था। तो सत्ता पक्ष में कांग्रेस है, कांग्रेस के लिए तीनों सीटें महत्वपूर्ण हैं। अगर 2 भी बचाने की बात आती है तो उसको भी काफी संघर्ष करना पड़ेगा। तो देखना होगा कि 2 मई को गुल क्या खिलता है, पत्ते क्या खिलते हैं, कमल जीतता है या फिर हाथ का पंजा भारी पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सतीश जी, आपका भी धन्यवाद। एक मुलाकात में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।